जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ री एग्ज़ाम 2023 जो आपका होने वाला है, उसी के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। 50 क्वेश्चन हैं जीके के जिनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? पहला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान शामिल कार्यक्रम है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में एक तो आपकी सौभाग्य योजना आती है जिसमें एलईडी बल्ब फ्री मिलते हैं, एक उजाला योजना और दूसरा मिशन इंद्रधनुष। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के मतलब घटक हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों यहाँ ऑप्शन में लिखा गया है सर्व शिक्षा अभियान। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-2 में हुई थी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2001 से 2 के बीच में भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ना एक शब्द लिखा गया आपका शिक्षा। अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। 11 नवंबर, और 11 नवंबर को हम जयंती मनाते हैं किसकी? तो जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री थे। उनकी जयंती होती है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है तो 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा है ग्रामीण। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है? हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत क्या शामिल है? तो हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत क्या शामिल है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और लघु तथा मध्यम सिंचाई योजना। ऑप्शन 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों, फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में। और जनधन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों? चलिए अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कृषि। दोस्तों क्या आपको पता है कि कृषि किस सूची का विषय है? कृषि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कृषि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल 2023 को 75वां स्थापना दिवस किसका था? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। देखो हिमाचल प्रदेश ना 30 पहाड़ी रियासतों का गठन करके 15 अप्रैल 1948 को बना था। ठीक है, इसमें 30 रियासतें थी पहाड़ी क्षेत्र की, उनका गठन किया गया। फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों हिमाचल के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इसके 3 डांस हैं। जैसे छम डांस बहुत आता है इसका, छम के बाद में आपको याद रखना है खरैती नृत्य कहाँ किया जाता है? हिमाचल में। डांगी नृत्य कहाँ किया जाता है? हिमाचल में। और नाटी नृत्य कहाँ किया जाता है? हिमाचल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल के 2 नेशनल पार्क याद रखना, एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, और एक याद रखिएगा पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका हिमाचल में है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों विजय स्तंभ जो है ना, ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों झांसी लिखा गया है, झांसी में केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र है। तो कभी क्वेश्चन आए कि केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है?
बताना हमें कुछ रचना है। तो वो गीता रहस्य है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गलत, क्योंकि गीता रहस्य मैंने आपको बताया है बाल गंगाधर तिलक की रचना है, ये तो गलत हो गया। हिंद स्वराज गांधी जी, बिल्कुल सही है, हिंद स्वराज गांधी जी की है। ठीक है, उसके बाद में देखें लाइफ डिवाइन, एक्चुअली डिवाइन है अरविंद घोष, ये भी सही है। भारत भारती रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपका गलत है, क्योंकि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, तो इसका सही होगा एक तो आपका हिंद स्वराज महात्मा गांधी का, ये भी सही है। और लाइफ डिवाइस लिखा हुआ है, एक्चुअल में लाइफ डिवाइन है, तो ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो सही होगा हिंद स्वराज महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की 3 रचनाएं आपसे पूछेगा, एक काबुली वाला बहुत आती है, काबुली वाला, एक गोरा बहुत पूछता है एग्जाम में, गोरा, और एक पूछेगा आपसे द पोस्ट ऑफिस। तीनों कहानियां हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, ये बहुत आती है। काबुली वाला कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो ये आप याद रखें। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, एक भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए संबंधित है। ठीक है, खाद्यान्न क्रांति, इसको हरित क्रांति आप मान सकते हैं, हरित क्रांति। ठीक है, उसके बाद में आपका तिलहन के लिए पीली क्रांति, और दुग्ध के लिए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है, और श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है? सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। लेकिन कभी क्वेश्चन आए कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। एक चीज़ याद रखना, सार्क देशों का विश्वविद्यालय भी है, तो सार्क देशों की यूनिवर्सिटी किस शहर में है? तो दोस्तों सही जवाब होगा उसका दिल्ली। सार्क देशों की यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, सार्क देशों का मुख्यालय काठमांडू में है, और सार्क कब बना था? 1985 में बना था। नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों ACTH हार्मोन जो निकलता है ना, वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये मस्तिष्क में होती है हमारे। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पीनियल ग्रंथि, मानव की तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है ना, इसका सही जवाब होगा AC वोल्टता को बढ़ाने के लिए होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, AC वोल्टता को DC से बदलना क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है, रेक्टिफायर। नेक्स्ट है आपका, किसे सीमांत गांधी कहा गया है? दोस्तों सीमांत गांधी जो कहा जाता है ना, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, ठीक है, वो सारे नाम मिले हुए हैं। और इन्होंने लाल कुर्ती संगठन चलाया था, एक क्रांतिकारी संगठन है लाल कुर्ती संगठन, लाल कुर्ती संगठन। और पेशावर में इन्होंने CDM को लॉन्च किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था पेशावर में। और लाल कुर्ती संगठन 1929 में बना है, याद रखना। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय जो हैं ये पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक हैं। और लाला लाजपत राय की किताब है द अनहैप्पी इंडिया, द अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों द अनहैप्पी इंडिया जो लिखी है वो लाला लाजपत राय ने लिखी है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नाबार्ड क्या है? दोस्तों नाबार्ड जो है ना एक वित्तीय संस्था है, और नाबार्ड का मेन काम क्या होता है? दोस्तों नाबार्ड ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लोन देती है। तो ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट और कृषि के लिए लोन देने वाली संस्था है नाबार्ड। दोस्तों क्या आपको पता है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी? 12 जुलाई 1982। और नाबार्ड जो है वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर बना है, शिवरमन समिति। नाबार्ड वित्त मंत्रालय के अधीन है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर,
चलिए, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ध्यान देना, सर्वाधिक पूछा है आपसे, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है दोस्तों, सही जवाब होगा केरल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, केरल। भारत में मसालों का बगीचा यानी कि स्पाइस गार्डन किस राज्य को कहा गया है? तो केरल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, केरल का ना एक टाइगर रिजर्व याद होना, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में। और साथ साथ याद रखना, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। ठीक है, किसी भी डांस में यदि कली शब्द मिले, समझ जाना वो केरल का है। कथकली, कोलकली, पुलिकली, परिचाकली, मरगमकली, कैकोटिट कली, कली वाले जितने भी डांस होते हैं वो सारे केरल के होते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन सी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान है ना, हमने किस देश से लिया है दोस्तों? आयरलैंड से ऐसा प्रावधान लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया? आयरलैंड से। क्लियर दोस्तों क्या आपको पता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है? ठीक है, याद रखना, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष की आयु में बनते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, याद रखिएगा। और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है दोस्तों अभी हमारी लोकसभा चल रही 17वीं लोकसभा, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, ठीक है, याद रखिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आर्टिकल 76 में महान्यायवादी को बताया गया है अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी के लिए? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जज कितने साल में रिटायर होता है? 65 साल में रिटायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 16। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की अवधि न्यूनतम है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की अवधि न्यूनतम है? मूंग। ऑप्शन सी, मूंग की अवधि न्यूनतम होती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अरहर। अरहर को तूर भी कहा जाता है। तो तूर किसका नाम है? अरहर का दूसरा नाम होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पे किस मिट्टी का विस्तार है? तो दोस्तों सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक एरिया में मिट्टी मिलेगी वो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, याद रखना। और ये उत्तर प्रदेश में मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी है। एलुवियल सॉइल जो होती है सबसे उपजाऊ होती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। और भारत में कितने? 15। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र 15 हैं और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। उत्तर प्रदेश दिवस खैर आपको याद ही होगा, 24 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, नरोरा में। नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। याद रखना, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। क्लियर। अच्छा यहाँ पे दोस्तों लिखा गया आपका मथुरा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कौन से जनपद में होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है वो मथुरा में होती है। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में तो लगते हैं सबसे ज़्यादा मेले। और मथुरा में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मथुरा में वृंदावन है और वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में है पागल बाबा मंदिर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। बाकी अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। सिंगरौली ये कोयले के लिए जाना जाता है, कोयला, यहाँ से कोयला निकलता है सिंगरौली से। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा अगर कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है? 2,40,928। कहने का मतलब है कि 240,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका उन्नाव में। और नवाबगंज पक्षी विहार का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, जैसे लिखा गया आपका गोंडा में पार्वती अरंगा पक्षी विहार है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार है गोंडा में। ठीक है,
याद रखना इसके बारे में, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में। दोस्तों क्या आपको पता है कि पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? दोस्तों पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी क्या है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों फाहियान एक चीनी यात्री है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है। चीन से आया, इतना जरूर ध्यान रखना। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का ट्विंस किसे कहा गया है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सारे शुक्र ग्रह के ही नाम है। भोर का तारा, सांझ का तारा, तो ये किसके नाम है? शुक्र ग्रह के नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया बुध, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह। अच्छा क्या आपको पता है कि बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? याद रखना, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलो आपसे अगर पूछा जाए कि बाह्य ग्रह या जोबियन प्लैनेट कौन से होते हैं? जोबियन प्लैनेट कौन से हैं? बाह्य ग्रह जिन्हें कहा जाता है या गैसीय ग्रह जिन्हें कहा जाता है? देखो बृहस्पति यानी कि जुपिटर, सैटर्न मतलब शनि, अरुण और वरुण। तो ये आप याद रखना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन 4 ग्रहों को गैसीय ग्रह, बाह्य ग्रह और जोबियन ग्रह भी कहा जाता है, याद रखना। कितने ग्रह हमारे सौरमंडल में? 8 हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डांसिंग गर्ल, एक कांसे से बनी मूर्ति मिली एक लड़की की जो नृत्य करती है, तो ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? बितस्ता। झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? बितस्ता। क्या आप जानते हैं कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, और बूलर झील को पानी कौन सी नदी देती है? जवाब होगा झेलम नदी। तो याद रखना बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, और ये भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में जो पानी मिलता है ना दोस्तों, वो किससे मिलता है? वो मिलता है आपका झेलम नदी से, ठीक है, याद रखिएगा। और झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाग शेषनाग झील से। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। नेक्स्ट है, द्रव धातु का उदाहरण है। दोस्तों कौन सी धातु द्रव होती है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मरकरी। मरकरी जिसको पारा भी बोलते हैं, ठीक है, पारा, और इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। दोस्तों क्या आपको पता है यदि पानी में मरकरी का प्रदूषण बढ़ता है तो आपको एक रोग हो जाएगा, मीना माता। मीना माता रोग किसके कारण होता है? दोस्तों मीना माता रोग मरकरी के कारण होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब यहाँ ऑप्शन में सल्फर लिखा गया है, रबर को मजबूती देने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? सल्फर। रबर को मजबूती देने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं, और ये क्रिया वल्कनाइजेशन कहलाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखना। अच्छा रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? अगर कभी क्वेश्चन आए तो 600:1, 600:1 ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है, क्लियर दोस्तों। और मानव के रक्त में कौन सी धातु होती है? आयरन। आयरन मतलब Fe होता है। नेक्स्ट आपका, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, और ये नैनीताल में आता है, रामनगर और नैनीताल में आता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो नेशनल पार्क होते हैं ये इन सिटू का उदाहरण होते हैं? कभी क्वेश्चन आए कि नेशनल पार्क किस प्रकार का कंजर्वेटिव एरिया है? इन सिटू होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया चमोली, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों चमोली में। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, कभी आप ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिले तो घूम के ज़रूर आइएगा चमोली में। फूलों की घाटी सर, जन्नत दिखती है सर, बहुत सुंदर जगह है। तो
कभी जाना जरूर यहाँ पे चमोली ज़िले में। और चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक देहरादून भी लिखा गया है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय वन एवं वन्य जीव अनुसंधान, दोनों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपके देहरादून में है, ठीक है। और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में ही है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सबसे शुद्ध जल कौन सा है? दोस्तों सबसे शुद्ध जल ना वर्षा का जल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, वर्षा का जल, ठीक है। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि वर्षा की घटना कौन से मंडल में देखी जाती है? जवाब होगा क्षोभ मंडल में देखी जाती है। वर्षा क्षोभ मंडल का उदाहरण है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वर्षा के लिए मानचित्र पर रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो होती हैं आपकी आइसो हाइट। तो कभी क्वेश्चन आए कि आइसो हाइट क्या है? मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को बताती हैं उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा द्रास घाटी में होती है। द्रास घाटी दोस्तों ये लद्दाख में है, याद रखना, सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अरावली पहाड़ी ये पुरानी बलित संरचना वाला पर्वत है और राजस्थान में मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, राजस्थान में। और अरावली का विस्तार राजस्थान से लेकर दिल्ली तक देखा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, माउंट आबू राजस्थान में है ये। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। और अरावली की कुछ एक पहाड़ी और है, अरावली रायसीना की पहाड़ी। तो दोस्तों रायसीना की पहाड़ी जो है ना ये भारत में प्रसिद्ध है। क्यों? तो रायसीना की पहाड़ी प्रसिद्ध है भारत में राष्ट्रपति भवन के लिए, याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो अरावली की पहाड़ी राजस्थान में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में, तो राजस्थान ही है। राजस्थान के 4 डांस बताता हूँ आपको। एक घूमर बहुत आता है आपके एग्जाम में, एक गैर बहुत पूछेगा आपके एग्जाम में, एक पूछेगा कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य है, ये राजस्थान का ही डांस है। और एक और याद रखना कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली कहाँ का नृत्य है? तो राजस्थान का है। एक और याद रखना तेरह ताली, तेरह ताली ये भी राजस्थान का डांस है, ठीक है। एक और याद रखना सुई सिनी, सुई सिनी राजस्थान का ही डांस है। तो ये सारे डांस आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 40-96 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चीन के साथ में 3488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर लगती है। और नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 होगा, 28 की ओर चलते हैं। अच्छा भारत के बारे में एक चीज़ याद रखना, भारत का एरिया कितना है? 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये दुनिया का 2.4% है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन संख्या 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2, यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर सिद्धार्थ है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ये आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था, ठीक है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम है, याद रखना। आंध्र प्रदेश का एक डांस याद रखेगा, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का डांस है, बहुत फेमस डांस है, याद रखेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश के बारे में ना 2 चीज़ें आपको और बता देता हूँ। जैसे कभी क्वेश्चन आए कि भारत में चेंचू जनजाति कहाँ रहती है? चेंचू जनजाति तो आंध्र प्रदेश में रहती है, चेंचू जनजाति। और आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है आपका नेल्लौर ज़िला, नेल्लौर ज़िले को भारत में झींगे की राजधानी कहा जाता है। झींगे की राजधानी किस शहर का नाम है? नेल्लौर को। और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री है आपका, राजमुंद्री एक जगह है, गुंटूर में आता है। और यहाँ पे भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। क्लियर दोस्तों। चलिए संविधान को अंतिम रूप देने के लिए जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों क्या आपको पता है कि अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर वीज़ा है? वेटिंग फॉर वीज़ा
किसकी आत्मकथा है? अंबेडकर की आत्मकथा है। और अंबेडकर की समाधि को चैत्य भूमि कहा जाता है। चैत्य भूमि अंबेडकर की समाधि है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। संविधान की प्रारूप समिति का जज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। और राजेंद्र प्रसाद की किताब याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एक अयस्क और याद रखना, कोरंडम। कोरंडम और एक और याद रखना, डायस्पोर। तो डायस्पोर और कोरंडम किस धातु के अयस्क हैं दोस्तों? एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और एल्यूमिनियम हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा मिलने वाला मेटल है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा जो धातु मिलेगी वो एल्यूमिनियम ही होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है यहाँ पे तांबा लिखा गया है? राजस्थान में खेतड़ी की खान क्यों प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तांबा। और तांबा पहली धातु थी जिसका प्रयोग मानव ने शुरू किया था। याद रखिएगा। चांदी लिखा गया है, चांदी का संकेत होता है Ag। ठीक है, नेक्स्ट है, हम जो आलू खाते हैं वो क्या है? दोस्तों आलू जो होता है ना, जड़ नहीं होती, इतना ध्यान रहे, ये रूपांतरित तना है, मॉडिफाइड स्टेम होता है आलू। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सही जवाब होगा शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वाला बताओ तो लीमा में। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू की राजधानी लीमा में है। और भारत का आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया फल। क्या आपको पता है कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है? फलों का अध्ययन क्या है? पोमोलॉजी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ध्यान रखना, सबसे बड़ी झील बाई एरिया कौन सी है? सही जवाब बनाएगा आपका ऑप्शन ए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों क्या आपको पता है कि चिल्का झील पर कौन सी नदी का डेल्टा बनता है? चिल्का झील पर महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, महानदी डेल्टा बनाती है, ये आप याद रखना, चिल्का झील। और चिल्का झील पर नलवन पक्षी विहार भी है। नलवन पक्षी विहार ये चिल्का झील पर है। और चिल्का झील उड़ीसा में आती है। आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, भारत में एक खारे पानी की डॉल्फिन मिलेगी और इस डॉल्फिन को बोलते हैं इरावड्डी डॉल्फिन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इरावड्डी डॉल्फिन कहाँ मिलती है, तो चिल्का झील में मिलती है। खारे पानी की डॉल्फिन है इरावड्डी। हुसैन सागर झील ये हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हैदराबाद में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य भूमि घेरने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो भारत में खेती की जाती है ना, तो वो चावल की होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक शहर में चावल अनुसंधान केंद्र है। याद रखिएगा, चावल खरीफ की फसल होती है। चावल खरीफ की फसल है, ये भी आप याद रखें। चलिए, सोल्डर किसका मिश्रण है? दोस्तों सोल्डर जो होता है ना, ये टिन और शीशे का मिश्रण है। टिन और शीशा, शीशा को लेड भी बोलते हैं, पीबी। और इसका अयस्क क्या होता है? गैलेना। ठीक है, सोल्डर जो होता है तो वो लेड और टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? दोस्तों नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं मिलता? तो कंप्यूटर के विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में शुरू हुआ था और 1969 में पहली बार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन में मिलते हैं, स्वीडन में। लेकिन शांति का नोबेल ओस्लो में मिलता है। शांति का नोबेल ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलेगा। नेक्स्ट है, CD रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों जो CD रोम होता है ना, वो किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्टिक मेमोरी का उदाहरण है। CD रोम ऑप्टिक मेमोरी का उदाहरण है। और CD रोम में डाटा को पढ़ने के लिए लेज़र का उपयोग किया जाता है। लेज़र, याद रखना, CD रोम में डाटा को पढ़ने का लिए किसका प्रयोग करेंगे? लेज़र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में बही खाता योजना कब लागू की गई? दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान वही खाता योजना 1992 में लागू की गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, याद रखना।
ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती? ऑप्शन डी, झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, बाकी गंगा, रामगंगा, यमुना सब बहती हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में जो मध्य का मैदान है इसमें कौन सी नदियों का मतलब बेसिन है? तो मध्य का जो मैदान है इसमें गंगा और यमुना की सहायक नदियों का बेसिन देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं, एक हिंदी और दूसरी उर्दू, और उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब बनी थी? 1989 में बनी थी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नलकूप। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, उत्तर प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंदौली में है, और इसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? चंदौली में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लोकगीत है बिरहा। और एक और याद रखना, कजरी लोकगीत, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में गाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, कजरी लोकगीत। नेक्स्ट है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जनपद कौन सा है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ये आप याद रखना, जौनपुर गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है, माता टीला बांध या माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। दोस्तों, गोदावरी लिखा गया है। गोदावरी जो है ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 इसकी लंबाई है किलोमीटर में, याद रखना। गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। और ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है ललितपुर जिला। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 जिले। और कितने संभाग हैं? 18। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ पे प्रसिद्ध है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग ये बरेली में प्रसिद्ध है, बरेली। ठीक है, बरेली में एक जगह इज्जत नगर है, और इज्जत नगर में आप याद रखना केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, वो इज्जत नगर में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मुरादाबाद जो है इसे उत्तर प्रदेश की ब्रास सिटी कहा जाता है। अपना मुरादाबाद अपना ही है ये, अपना जिला मुरादाबाद, और ये इसे उत्तर प्रदेश की ब्रास सिटी कहा गया, पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। क्या आपको पता है कि मुरादाबाद में अंबेडकर पुलिस अकादमी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? मुरादाबाद में है पुलिस अकादमी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध वह क्या है? दोस्तों, चुनार जो प्रसिद्ध है ना, वो आपका सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। सीमेंट उद्योग, चुनार। ठीक है, बलुआ पत्थर भी निकलता है चुनार से, मिर्ज़ापुर में आता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीमेंट का आविष्कार किया, सीमेंट की खोज किसने की थी? ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम जोसेफ आस्पिडिन ने सीमेंट बनाया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? राई, सरसों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के भरतपुर में है? सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के भरतपुर में है, याद रखना। जो भी आपसे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तापीय ऊर्जा, यानी कि कोयले से ऊर्जा ज़्यादा बनती है, कोयला तापीय ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो तापीय ऊर्जा है, जैसे ओबरा थर्मल पावर स्टेशन बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन ही सोनभद्र में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो आज़ादी के बाद बने वो कौन थे आपके? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत। यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? परसोत्तम दास टंडन। विधानसभा के पहले अध्यक्ष परसोत्तम दास टंडन है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, और शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। तो दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट। यूपी के हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 50 प्रश्न थे आपके। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।